गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। थोड़ा सरप्राइज होगा बच्चों, बट जीएसटी का एक चैप्टर बाकी था। आई थॉट कि कुछ बच्चे लोग तो हैं लाइक अर्चना, भाग्या, जिसको जरूरत होगा शायद, तो इसलिए मैं ये चैप्टर कर रहा हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट बच्चों, एक अपना जीएसटी में चैप्टर बच गया था। सो देखते हैं बच्चों, इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या। फर्स्ट के लिए वर्ड है इनपुट। व्हाट इज इनपुट? इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट मीन्स फिनिश्ड गुड्स एंड इनपुट मीन्स रॉ मटेरियल। आउटपुट मीन्स finished goods, what you have sold, and input means what you have purchased that. The input include the input of raw material or goods purchased, that is inward supply. जो goods खरीद रहे बच्चों, that is called inward supply, and the goods which are supplying, selling, that it is a outward supply. These are two concepts, inward word and outward. So input include the input of raw material or goods which purchased, that is a inward supply. बच्चों इनपुट सर्विसेज रिसीव, अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो सम ऑफ द सर्विसेज यू रिसीव फ्रॉम द एक्सपर्ट। ओके, इनपुट सर्विसेज रिसीव इनवर्ट सप्लाई अगेन। एंड द कैपिटल गुड्स परचेज, कैपिटल गुड्स मतलब मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर। ओके, कैपिटल गुड्स परचेज दैट इज इनवर्ट सप्लाई विच आर कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैपिटल मतलब फिक्स असेट्स which can be used in the longer period of time. Okay, so there is 3 items. पहला बात तो ध्यान रखना, इनपुट मतलब all the things you have purchased, इसका मतलब ये इनवर्ड सप्लाई होना चाहिए। ओके, इसका आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई जो आपने गुड्स खरीदा है, आपने सर्विस रिसीव किया है, ओके, और कुछ फिक्स एसेट आपने परचेज किया बच्चों, और उसको आपने अपने बुक में क्या किया है, कैपिटलाइज किया है। मतलब कैपिटलाइज इट इज लॉन्गर पीरियड टाइम, उसका यूज़ करने वाले हम लोग, और अपने बुक के अंदर उसको आप फिक्स असेट की तरह ट्रीट कर दो। ओके, इज ट्रीटेड एज अ फिक्स असेट, ट्रीटेड एज फिक्स असेट्स। ठीक है बच्चों। सो इनपुट मीन्स ऑल द रॉ मटेरियल गुड्स यू हैव परचेज, ऑल द सर्विसेज यू हैव टेकन, एंड ऑल द कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स द फिक्स असेट अल्टीमेटली that you have capitalized in your books. Okay, now second है what is input tax. Input tax, जब आप goods खरीद रहे हो बच्चों तो उसको टैक्स भरना पड़ता है ना। The anything tax you have paid on the goods purchase or the services you have received. The input tax include the IGST, SGST, SGST, UTGST। इसे मालूम है बच्चों को IGST इंटीग्रेटेड बच्चों, तो आउट ऑफ द स्टेट अदर स्टेट में ट्रांजेक्शन करेगा। CGST is a tax amount which goes to the central government, state government और ये union territory, that you know already। चार के अंदर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और इनपुट्स, जो भी आपने परचेज किया रहेगा उसके ऊपर जो आपने टैक्स पे किया रहेगा दैट, और IGST ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द आउटसाइड द कंट्री। अब बाहर कंट्री से क्या कर रहे हो, गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हो, उसके ऊपर IGST। ओके, एंड द मोर इम्पॉर्टेंट टैक्स विच इज पेबल अंडर द RCM रूल। RCM रूल बच्चों क्या था, RCM रूल में जहाँ पे सप्लायर पे नहीं कर सकता है, बायर पे कर रहा है बच्चों, है ना। तो टैक्स पेबल अंडर द RCM रूल, बट ध्यान रखना डज नॉट इंक्लूड द टैक्स पेड अंडर द कंपोजिट लेवी। क्या था बच्चों कंपोजिट लेवी? कंपोजिट टैक्स था ना, जिस पे आपको एक लमसम डायरेक्टली टैक्स देना 5%, 1%, 2% था। बच्चों that is composite tax. So that is 3 part. The input tax credit means all the tax you have paid on the inward supply, or that is a purchase. All the IGST on import goods and the tax payable on RCM. Okay, ध्यान रखना बच्चों। तो इनपुट टैक्स में कौन कौन सा आता है बच्चों? सारे गुड्स आपने जो परचेज किया उसके ऊपर टैक्स, आपने गुड्स इम्पोर्ट किया उसके ऊपर IGST, एंड द टैक्स ऑन द RCM बेसिस पे आपने जो पे किया रहेगा। बट इट डज नॉट इंक्लूड द टैक्स पेड अंडर द कंपोजिट स्कीम बच्चों। कंपोजिशन लेवी मतलब कंपोजिट स्कीम,
तो कंपोजिट स्कीम में जो टैक्स पे करते हैं बच्चों, उस पर आप ITC का क्लेम नहीं मिलने वाला आपको। ओके, चले सो वन बाय वन बच्चों। पहला था इनपुट दैट वी डिड, देन इनपुट टैक्स, अनदर इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC। व्हाट इज ITC? इनपुट टैक्स। ITC इज द सेटअप ऑफ क्लेम। ITC गार्डन नहीं तो कुछ होंगे ग्रुप में जो ITC गार्डन सोच रहे होंगे। ITC is a set of claim by the recipient or the receiver out of his gross GST liability। आपको जितना भी GST liability पे करना है, in that you can claim your set of amount, that is called ITC। वो लाइन नहीं समझेगा छोड़ दो। Let's take the one example। Mr. A collected 12% GST। Mr. A collected 12% GST from their customer। Mr. A ने कलेक्ट किया बच्चों, हाँ, कस्टमर से, मतलब Mr. A sold the goods to the customer and on that 12% GST collected on the sale of the goods of 1 lakh rupees। ओके, तो 1 लाख का गुड्स मैं बेच रहा हूँ कस्टमर से और उससे 12% GST कलेक्ट किया हूँ। बट बच्चों मैंने जो गुड्स सोल्ड किया हूँ उसको मैंने प्रोड्यूस किया रहेगा या तो बाहर से खरीदा रहेगा। इफ आई एम अ ट्रेडर so I will buy and then sell। if I am a manufacturer so I will buy the raw material, produce them and then sell। ये वो ना दो ही पॉइंट है ना। अगर आप ट्रेडर हो तो क्या करते हो, फिनिश गुड्स परचेज करते हो आप होलसेल पे और फिर रिटेल में आप सोल्ड करने वाले। मैन्युफैक्चरर परचेज द रॉ मटेरियल एंड देन प्रोड्यूस द गुड्स एंड देन सेल इट। सो ही सेल द गुड्स फॉर the 1 lakh and he charged 12% GST while he paid 5% GST to the supplier on purchase of raw material to produce such goods। वो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों उसने गुड्स परचेज किया था वर्थ ₹60,000 and on that 60,000 he paid that 5% GST। okay, what do you mean by purchase in the inward supply? what is that? inward supply ना बच्चों। तो देखो पहले उसने कितना GST कलेक्ट किया बच्चों सेल के टाइम में। ग्रॉस GST लायबिलिटी 1 लाख के ऊपर 12%, दैट इज 12,000 लेस ITC सेट ऑफ। ये जो 60,000 परचेज किया था बच्चों उसके ऊपर 5% 33,000। इसका मतलब नेट GST पेबल कितना रहेगा बच्चों उसका 9,000। मैं अपने कस्टमर से 12,000 पर टैक्स कलेक्ट किया बच्चों, लेकिन मैं भी गुड्स परचेज किया तो उस पर पेमेंट क्या रहेगा। तो ऑन दैट आई हैव पेड 3,000। out of 12,000 3,000 are already paid, so I will only pay to government that 9,000। इसी बोलते बच्चों ITC क्रेडिट। ITC क्रेडिट मतलब क्या था बच्चों, इज अ सेट ऑफ क्लेम बाय द रिसिपेंट आउट ऑफ हिज ग्रॉस GST लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, इसका बेनिफिट क्या है, आपने 12,000 अपने कस्टमर से लिया था, लेकिन आपने जब गुड्स और कहीं से खरीदा रहेगा तो उस पर भी आपने टैक्स भरा रहेगा, वो टैक्स का अमाउंट आपको माइनस करने मिलेगा। सिंपल फंडा है, सेल के टाइम में आपने टैक्स कलेक्ट किया पर सेम गुड्स आपने परचेज किया रहेगा कहीं और से तो उस पर भी आपने GST पे किया रहेगा। तो जो GST पे किए रहोगे ना उसका बेनिफिट मिलता है बच्चों। तो आपको अब 12,000 पूरा पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 3,000 ऑलरेडी पहले से ही पे कर दिया है। तो आपको और कितना देना रहेगा, ओनली 9,000। समझता कुछ क्या आ रहा है? दैट मीन द वॉट एवर द आपने कलेक्शन क्या रहेगा, तो यू कैन से GST on outward invoice, outward invoice। बच्चों माइनस GST on inward invoice, बस दैट इज पेड। और रिफंड भी होता है। अब रिफंड कैसे हो सकता है, से एग्जांपल आपने 12,000 कलेक्शन किया बट आपने 13,000 टैक्स पे किया था, तो बच्चों 13,000 रुपये मैंने GST पे किया था और खाली कलेक्शन में 12,000 कर रहा बच्चों, ये माइनस में आएगा ना 1,000। इफ इट कम माइनस इट विल दैट व्हाट इट विल बी रिफंडेड होएगा बच्चों। ओके, तो प्लस इट इज पेएबल, माइनस में आएगा बच्चों इट इज अ रिफंड, और इसको बोलते हैं बच्चों कैरी फॉरवर्ड।
व्हाट मीन कैरी फॉरवर्ड बच्चों, इस दुनिया में बच्चों इनकमिंग काउंट है। अगर माइनस में आ गया तो गवर्नमेंट डोंट वरी, अगली बार जब होगा आपका मैं उसमें सेटअप कर दूंगा, ओके ना। तो जीएसटी ऑन आउटवर्ड इनवाइस माइनस जीएसटी ऑन इनवर्ड इनवाइस, यू गेट अ पेएबल और रिफंड। आंसर प्लस में आया तो पेएबल है, आंसर माइनस में आया तो रिफंड और कैरी फॉरवर्ड है, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों, समझता कुछ। जीएसटी ऑन आउटवर्ड इनवाइस, आउटवर्ड इनवाइस मतलब सेल, लेस जीएसटी ऑन इनवर्ड इनवाइस, इनवर्ड मतलब परचेज। माइनस करने के बाद बैलेंस आएगा, अगर प्लस में है इट इज पेएबल, माइनस है इट इज अ रिफंड और कैरी फॉरवर्ड, ओके। Let's continue बच्चों. The condition for claiming the ITC. When to claim the ITC? ITC claim करने के लिए क्या क्या कंडीशन है? Okay. So then बच्चों 12 पॉइंट है that we have to remember. That very important है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, to be careful. Condition for claiming the ITC. First, only a registered person entitled to claim ITC. अगर बच्चों मैंने आपसे GST कलेक्ट किया और मैं बोलूँगा भाई मैंने स्टेशनरी रेंट पे कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा हूँ, उस पर मेरा एक्सपेंसिव वाला सर्विसेज पे, तो मैं उस पर जीएसटी पे कर रहा हूँ, तो मैं उतना जीएसटी माइनस करके पे करूँ गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बोले क्या आप रजिस्टर्ड हो? इफ आई एम रजिस्टर्ड देन ओनली आईटीसी आई विल क्लेम इट। आईटीसी का क्लेम आप तभी कर सकते हो जब आप रजिस्टर्ड पर्सन रहोगे। सो ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन इज इंटाइटल्ड टू क्लेम आईटीसी। इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड, अपने जीएसटी रजिस्टर नहीं कराया है, तो आप आईटीसी का क्लेम नहीं कर सकते, ओके। से बच्चों को दुकानदार है, ओके ना, वो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, लेकिन वो जो सामान खरीदता है होलसेल में और रिटेल पे बच्चों, तो उसके पास उसको जीएसटी का कलेक्ट डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। वाई? बिकॉज ही नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो आईटीसी का क्लेम करने के लिए आप रजिस्टर्ड होने चाहिए पहला, ठीक। सेकेंड है आईटीसी कैन बी क्लेम ओनली ऑन दोज इनपुट विच आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और द फर्दरेशन ऑफ बिजनेस। व्हाट इज द मीनिंग? मैंने कुछ गुड्स खरीद के लाया हूँ, ऑब्वियसली मैं अभी मैं परचेज किया हूँ, इस गुड्स को मैं सेल करने वाला हूँ और मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया हूँ, तो दैट आई वांटेड टू उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए बच्चों। तो आप आईटीसी क्लेम तभी ले सकते हो बच्चों जब आपके गुड्स जो खरीदा है ना और रॉ मटेरियल, उसका आप आगे बिजनेस के लिए उसका यूज करने वाले हो, आइदर सेल करने के लिए और प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों कि आपने गुड्स खरीद के ला के घर में रख लिया है सेल्फ यूज़ के लिए और बोले लोग आईटीसी दो, कैसे मिलेगा? आईटीसी का क्लेम तभी मिल सकता है जब वो मैं गुड्स से बच्चों मैंने मार्कर पेन खरीद के लाया हूँ, अब मैं बोला इस पर आईटीसी मुझे चाहिए। गवर्नमेंट बोले क्या ये पेन का यूज़ आप अपने बिजनेस प्रोसेस के लिए कर रहे हो क्या? यस। तो मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं फर्दर बिजनेस के लिए इसका यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे आईटीसी मिलने वाला है। अगर मैं इसका पर्सनल यूज़ करने वाला हूँ, फर्दर नो यूज़ होने वाला है बच्चों, तो आईटीसी का क्लेम नहीं मिलेगा। समझता कि मैं क्या बोल रहा हूँ? आईटीसी कैन बी क्लेम ओनली ऑन दोज इनपुट्स विच आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज। नॉट नेसेसरी कि अभी आपको यूज़ कर लेने चाहिए, यू कैन बी यूज इन द लेटर ऑन फ्यूचर पार्ट, दैट्स इंटेंडेड टू बी, बट आपका पर्पज और फोकस है कि आप उसका यूज़ करने वाले हो। आईटीसी का क्लेम ओनली इन केस आपने वॉट एवर द गुड्स परचेज किया, सर्विस रिसीव किया है, उसका यूज़ आप क्या करने वाले हो? फर्दर बिजनेस के लिए करने वाले हो, दैट इज प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए और रीसेल पर्पज के लिए, वॉट एवर, ओके। दैट्स व्हाई इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और द फर्दरेशन ऑफ बिजनेस, फर्दरेशन ऑफ बिजनेस मतलब अहेड ऑफ द बिजनेस प्रोसेस के लिए, ओके। द रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग द आईटीसी शुड बी इन अ पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। अगर मैं बोलूँ भाई मैंने आईटीसी पे किया था, क्या सबूत है? अगर मेरे को आईटीसी का क्लेम चाहिए बच्चों, तो मैं परचेज के टाइम में टैक्स भरा रहूँगा, उसका एक रसीद तो चाहिए ना बच्चों। तो आपके पास टैक्स इनवॉइस
और कोई और डॉक्यूमेंट बिल होना चाहिए बच्चों आपके पास, तभी आपको आईटीसी का क्लेम मिलेगा। ओके, व्हाट आई से, आपने गुड्स परचेज किया था, उसके ऊपर टैक्स पे किया, ओके, तो उस पर टैक्स पे किया तो उसका रसीद दिया रहेगा, चलान दिया रहेगा कुछ, तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। ओके, तो रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग द आईटीसी शुड बी इन अ possession मीन्स you should have, you should keep some of the tax invoice the bill or the other relevant document। आपको गवर्नमेंट को एविडेंस देना पड़ेगा कि आपने टैक्स पे किया था और आपके पास ये रसीद है, तो आपको टैक्स का क्लेम मिलेगा। आप बोलो मेरा टैक्स 26 जुलाई में घूम गया है और नहीं दिया उसने, गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। आपको आईटीसी का क्लेम चाहिए तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने ही पड़ेंगे। ओके, ITC can be claimed only after the goods or services which are received by the registered person claiming the ITC। ITC can be claimed only after the goods or services are received by the registered person। आप बच्चों, मैंने गुड्स खरीदा था तो गुड्स आपके पास आ जाने चाहिए बच्चों। जब तक आप गुड्स रिसीव नहीं करते हो तब तक ITC का क्लेम नहीं मिलने वाला। ओके, आप बाद में खरीदा, गुड्स रिसीव करने वाला एडवांस में पेमेंट मिल गया, नो, यू हैव टू रिसीव द गुड्स फर्स्ट। आप सेल लेटर तो कर चलेगा, बाद में प्रोडक्शन करने चलेगा, पर गुड्स रिसीव आपको अर्ली करना पड़ेगा, मीन्स एट द टाइम। ITC कैन बी क्लेम ओनली आफ्टर द गुड्स और सर्विसेज आर रिसीव बाय रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग ITC। तो जो भी पर्सन को ITC क्लेम करना है, पहले आपको गुड्स रिसीव करने हैं। आप गुड्स रिसीव नहीं किए, गुड्स विल रिसीव इन द फ्यूचर डेट, यू विल नॉट क्लेम। क्लेम आपको तभी मिलेगा जब आपने गुड्स रिसीव किया रहेगा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ थर्ड पर्सन लाइक एजेंट। बच्चों, एजेंट के बेस पे मिला चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एजेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रिसेप्टेड पर्सन, ITC कैन बी क्लेम बाय द रिसेप्टेड पर्सन। आप बच्चों, मिस्टर ए ने गुड्स, ए जो डीलर था, आपने उससे डील किया है और डीलर ने आपको किसी एजेंट के थ्रू आपको सामान दिला बच्चों। इट इज नॉट अ मैटर द गुड्स आपको एजेंट के थ्रू मिल रहा है, ब्रोकर के थ्रू मिल रहा है या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मिल रहा है, गुड्स मिला ना। तो जब गुड्स मिला बच्चों, तो आपने जो डीलर से डील किया था, अब वो बीच में इन बिटवीन द एजेंट्स आ गए, दैट इज नॉट अ मैटर, यू आर लाइबल टू क्लेम द ITC बच्चों, आपको ITC क्लेम मिलेगा। ओके, इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड इन अ लॉट। अब बच्चों क्या था, कभी कभी रसीद तो बन गया, 2 लाख का गुड्स खरीदा, बट बच्चों गुड्स 2 लाख का एक साथ आपने नहीं लिया है, 50,000 का 4 लॉट में और 4 इंस्टॉलमेंट में। ओके, आपने बिल एक साथ बना लिया 2 लाख का, बट आपने बोला भाई मेरे को गुड्स जो है ना वो 50,000 का लॉट में प्रोवाइड करना, एक महीने के गैप पे। गवर्नमेंट बोलेगा जब तक आपको लास्ट लॉट और लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिलता है तब तक आप ITC का क्लेम नहीं करने वाले। इफ द गुड्स आर डिलीवर इन द लॉट्स और इंस्टॉलमेंट अगेन सिंगल इनवॉइस, सिंगल इनवॉइस, हाँ ध्यान रखना है। बिल एक ही बच्चों, हाँ एक ही बिल में आपने पूरा पेमेंट और GST सब लिख दिया था उसके में, लेकिन जब आपको डिलीवरी के लिए बात किए थे बच्चों, तो आपने डिलीवरी के लिए बोला कि उसको 4 लॉट में, 5 लॉट में, 6 लॉट में आप प्रोवाइड करो मेरे को। Then ITC can be claimed only after the last lot of installment is received। आपका अलग अलग ईच एवरी लॉट के लिए सेपरेट बिल है बच्चों, तो कोई इशू नहीं है, बट बिल एक ही रहेगा और डिलीवरी का इंस्टॉलमेंट बच्चों मेन ही है। तो अनलेस जब तक आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिला रहेगा, यू कैन नॉट क्लेम द ITC। क्या आपको समझ में आ रहा है? इससे बच्चों आपने 2 लाख रुपये का गुड्स का ऑर्डर दिया, उसने 2 लाख का बिल बनाया, 2 लाख पे 10% 5% GST, 10,000 रुपये 2 लाख 10 का पेमेंट भी कर दिया बच्चों। बट आपके बीच में डील क्या हुआ था कि मेरे को गुड्स जो चाहिए 2 लाख का 20,000 का लॉट में चाहिए, 10 लॉट में चाहिए, एवरी वीक चाहिए मेरे को। तो जब तक आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिला रहा है बच्चों, तब तक ITC का क्लेम नहीं हुई। ओके, देन ITC कैन बी क्लेम बाय द रिसिपिएंट पर्सन only if the supplier has paid the tax to the government। yes, very important बच्चों, यहाँ पे चीटिंग फ्रॉड का। अब क्या होता है बच्चों, मिस्टर उमेश और राजेश के ऊपर डील हो गया। ओके बच्चों, मैंने टैक्स राजेश को पे कर दिया, बराबर।
अब राजस्व को टैक्स पे किया तो राजस्व गवर्नमेंट को देना चाहिए ना बच्चों। जब तक राजस्व ने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे किया रहेगा बच्चों तो मिस्टर उमेश को क्लेम नहीं मिलने वाला है। कभी कभी क्या होता है, इधर मैं गवर्नमेंट से क्लेम ले लेता हूँ, उधर राजस्व ने पे नहीं किया तो गवर्नमेंट को तो चुना लग गया, क्योंकि मैं माइनस कर लिया और प्लस GST इस बेस पे कि मैंने तो राजस्व को पे कर दिया और राजस्व ने गवर्नमेंट को दिया, नहीं फायदा किसका हुआ बच्चों? वो राजस्व का फायदा हो गया। क्यों बच्चों? क्योंकि पैसे राजस्व गया और राजस्व ने गवर्नमेंट को पे नहीं किया है। इसलिए जब तक सप्लायर पेमेंट GST आप पे नहीं करता बच्चों, आपको ITC का क्लेम नहीं मिलने वाला। इसलिए वो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट से क्या करेगा, देखेगा आपने GST किसको पे किया था, मिस्टर राजेश को। गवर्नमेंट चेक करेगा राजेश को GST पे किया था तो राजेश चेक करेगा गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया कि नहीं किया। इफ द राजेश आर नॉट डिपॉजिटेड in the government treasury, okay, then government will not allow to Mr. Umesh to get the GST claim. अब मैं क्या करूँगा, राजेश को फोर्स करूँगा आप GST पे किए एक और जल्दी। राजेश जब GST पे करेगा तो मुझे ITC का क्लेम दे, ओके। Then which ITC can be claimed by the recipient person only if the recipient has filed the GST return बच्चों। Yes, ध्यान रखना बच्चों, ITC का क्लेम करने के लिए आपको GST फाइल करना पड़ेगा, GST रिटर्न फाइल करना पड़ेगा बच्चों। एक तो पहले आप रजिस्टर्ड होने चाहिए और बाद में आपको GST रिटर्न भी फाइल करनी चाहिए, ठीक है ना। Then ITC can be claimed by the recipient even if he is not made the payment। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आपने पेमेंट नहीं किया है, क्यों बच्चों, सप्लायर को आपने पेमेंट आउटस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन चलेगा, ओके। But बच्चों to the supplier, however, if the payment is not made within the 180 days from the issue of invoice, then ITC can of earlier has to be reversed। ये क्या मतलब, मैंने राजेश से बच्चों 2,10,000 इंक्लूडिंग GST का अमाउंट खरीद लिया, ओके बच्चों, और राजेश को बोला भाई पैसे भी नहीं दूँगा बाद में दूँगा, राजेश बोला ओके। राजेश जो था गवर्नमेंट को 10,000 GST पे कर दिया तो मुझे ITC के लिए मिल गया बच्चों, बराबर है। लेकिन बाद में मालूम पड़ रहा बच्चों राजेश को मैंने 2,10,000 का पेमेंट ही नहीं किया बच्चों। गवर्नमेंट बोलता है आपको विदिन 180 डेज मिस्टर उमेश को राजेश को पे कर देना चाहिए। अगर मैं 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया है बच्चों तो जो ITC का मुझे क्लेम मिला था ना बच्चों, वो ITC का क्लेम मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना पड़ेगा बच्चों, तो जो मैंने लेस किया था अब मुझे ऐड करना पड़ेगा, यानी वो पैसे गवर्नमेंट को रिटर्न देनी पड़ेगी मेरे को, ठीक है ना, और प्लस 18% इंटरेस्ट भी बच्चों। However, if the payment is not made within 180 days from the issue of invoice, बिल का डेट से 180 days, then ITC claim earlier has to be reversed। has to be reversed मतलब बच्चों पहले मैं ले आ गया, अभी क्या बताया मुझे स्टार्टिंग में मैं क्या ITC क्लेम मतलब आपने जितना कलेक्शन किया GST उसमें से पेमेंट का GST माइनस करने मिलता है। अब रिवर्स करना मतलब वापस को ऐड करना पड़ेगा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। एंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 80% विल बी चार्ज, और गवर्नमेंट को 18% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा बच्चों, ओके। इसलिए सप्लायर का पेमेंट आपको विदिन 180 डेज करने हैं। अगर आपने 180 डेज के अंदर सप्लायर का पेमेंट नहीं किया तो आपको ITC का क्लेम में आपने जो लिया था अब वापस आपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में ऐड करना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 18%, ओके। और नेगेटिव बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझा है से बच्चों, आपने गुड्स परचेज किया किसी से, ओके ना, बस उधारी खाते में, तो आपने गुड्स परचेज किया, ओके, परचेज करके आपने GST पे किया तो उस पर GST का आपको क्या मिल गया बच्चों, क्लेम भी मिल गया है, ITC क्लेम आपने कर लिया। बट बच्चों जिस सप्लायर से आपने गुड्स खरीदा था ना उसका पेमेंट यू आर नॉट मेड विदिन 180 डेज। इफ यू नॉट मेकिंग द पेमेंट विदिन 180 डेज बच्चों, ओके, तो गवर्नमेंट बोलता है भाई आपको जो ITC का जो बेनिफिट मिला था ना वो अभी नहीं चलेगा, वो बेनिफिट आप रिवर्स करो। रिवर्स करो मतलब आपने पहले जो बेनिफिट माइनस किया था बच्चों अब वो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या करना है, ऐड करना है, और अलॉन्ग विथ आपको 18% इंटरेस्ट भी पे करना है। क्या बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है। इसलिए सप्लायर का पेमेंट आउटस्टैंडिंग बेस पे आपको क्लेम मिल जाएगा, बट वो आउटस्टैंडिंग का लास्ट लिमिट क्या, मैक्सिमम लिमिट कितना बच्चों 6 मंथ 180 डेज,
Within 180 days supplier को you need to make the payment. If you not making the payment within 180 days, सोचो तो आपका ITC का जो क्लेम था वो रिवर्स करना मतलब आपने पहले अर्लियर उसका बेनिफिट आपने डिडक्ट किया था, अब वो आपको ऐड कर देना है और प्लस आपको 18% इंटरेस्ट भी पे करना है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इन केस ऑफ द कैपिटल गुड्स बच्चों फिक्स असेट्स ITC कैन नॉट बी क्लेम इफ द रिसिपिएंट पर्सन क्लेम और चार्ज डेप्ट ऑन द GST अमाउंट. ये क्या मतलब बच्चों, यहाँ का एग्जांपल है. आपने बच्चों मशीन का कॉस्ट था 10 लाख, मशीन इज कॉस्टिंग 10 लाख. ओके, एंड द GST कितना, अस्सी GST बच्चों 1 लाख है और GST 1 लाख है. इट मीन द टोटल GST कितना था बच्चों, GST 2 लाख, राइट. तो टोटल अमाउंट है 12 लाख. इट मीन दैट 12 लाख वैल्यू ऑफ मशीन बच्चों, इन दैट 10 लाख आपका रियल कॉस्ट था एंड 2 लाख तो GST का अमाउंट था बच्चों. इफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द होल 12 लाख, अगर मैं पूरे 12 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज करता ना बच्चों, देन ITC नॉट अलाउड टू क्लेम. अगर आपको ITC का बेनिफिट चाहिए बच्चों तो ओनली 10 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ये GST के अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है. समझता है. ITC का बेनिफिट अगर चाहिए आपको तो आपको रियल कॉस्ट जो रहेगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, नॉट ऑन द टोटल ग्रॉस वैल्यू, बिकॉज इन दैट ग्रॉस वैल्यू 2 लाख रुपये इंक्लूड इन द GST अमाउंट. अगर मैं 12 लाख पर डेप्रिसिएशन करूँगा बच्चों तो इसका मतलब GST का अमाउंट पे डेप्रिसिएशन हो गया है, तो आपको फिर क्लेम नहीं मिलेगा. ओके, इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स ITC कैन नॉट बी क्लेम इफ द रिसिपिएंट क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑन GST अमाउंट. अगर आप कैपिटल गुड्स के GST वाले अमाउंट पे भी अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो बच्चों तो आपका ITC क्लेम नहीं मिलेगा. ओनली रियल कॉस्ट, नॉट ऑन द ग्रॉस वैल्यू पे यू विल चार्ज. ये ग्रॉस वैल्यू बच्चों, आपको प्योर कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो ITC मिलेगा. बट अगर आपने ग्रॉस वैल्यू इंक्लूडिंग GST पे भी इंक्लूड डेप्रिसिएशन चार्ज किया बच्चों तो क्लेम नहीं मिलेगा. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों, ITC कैन बी क्लेम इवन इफ द इनपुट इज लाइंग इन द स्टॉक ऑफ रिसिपिएंट. ऑफ कोर्स आपने गुड्स खरीदा था बच्चों, अगर गोदाम में रखे हो, बाद में प्रोसेस के लिए यूज करने वाले हो, गवर्नमेंट को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. यू कैन कीप द गुड्स ऑन द स्टॉक. ओके, ITC cannot be claimed if the outward invoice supply of such goods or services is exempted. ITC cannot be claimed if the outward supply of such goods or services are exempted. Outward मतलब क्या मतलब होता है बच्चों, आपने 10% का पेमेंट टैक्स दिया था GST परचेज के टाइम में, बट सेल के टाइम में कर रहे बच्चों गवर्नमेंट ने उसको गुड्स को एग्जाम कर दिया है. इसका मतलब एग्जाम कर दिया बच्चों तो उस पर आपको कलेक्शन तो कुछ नहीं हो रहा है. अब कलेक्शन नील है बट आपने पेमेंट क्या है मेरी माइनस में आ रहा है. तो बच्चों अगर आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम्प्टेड रहेगा, आउटवर्ड सप्लाई इज एग्जाम्प्टेड रहेगा तो उसका आपको ITC का क्लेम नहीं मिलेगा. बट however in case of zero rated outward supply, but बच्चों we know already 0%, 5%, 10%, sorry कितना बच्चों फिजिकल 12%, 18% and 28%. अगर वो ओरिजिनली बच्चों नेचुरली दैट गुड्स क्या जीरो रेटेड का है ऑर्डर सप्लाई, देन ITC कैन बी क्लेम. क्या मीनिंग है, आपने 5% GST टैक्स का पे करके आपने परचेज किया बच्चों. ओके, ठीक है, आपने जो गुड्स प्रोड्यूस किया बच्चों वो जीरो रेटेड गुड्स का 0% वाले मारे बच्चों तो गवर्नमेंट आपको क्लेम करेगा. बट बच्चों आपने 5% GST के बेस पे आपने परचेज किया था, ठीक है, आपने गुड्स प्रोड्यूस कर दिया, गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा है. जीरो रेटेड और एग्जेम्प्टेड फर्क है बच्चों. बाय डेफिनेशन वो एग्जाम्प्ट था और गवर्नमेंट इस पर टैक्स ले रहा है, लेकिन कितना परसेंट ले रहा है, 0% ले रहा है बच्चों. ओके, एक गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया दीज आर द गुड्स आर एग्जाम्प्टेड एंड अदर गुड्स आर दीज आर द जीरो रेटेड. ओके, तो दोनों में टेक्निकल फर्क है. अगर आपका नेचुरली एग्जाम्प्टेड गुड्स रहेगा बच्चा आउटवर्ड में तो आपको परचेज पे ITC नहीं मिलेगा. परचेज पे आपने GST पे किया था लेकिन आपने जीरो रेटेड गुड्स प्रोड्यूस किया बच्चों तो उसके ऊपर आपको ITC क्लेम मिलेगा. ओके, एंड लास्ट में बच्चों टाइम लिमिट, व्हेन ITC विल बी क्लेम बच्चों. ITC कब क्लेम करना चाहिए हम लोग, ITC ऑन द इनवॉइस रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर कैन बी क्लेम अंडर
आपको ITC में तो किसी फाइनेंशियल का कभी क्लेम करना है। सो फर्स्ट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ सितंबर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अभी सब बच्चों इस साल का है ना, 20 और 21 का था बच्चों, तो उसका भी 21 और 22 के सितंबर में बच्चों जो ईयर गया ना बच्चों, 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2021, उसका 21 एंड 22 का सितंबर में। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर सितंबर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल सितंबर डेट और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। सितंबर तो गवर्नमेंट ड्यू डेट रखा है बच्चों, और आपने सितंबर से अगर पहले भी क्या रहेगा एक्चुअल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, विचएवर इज अर्लियर, वो डेट को आप ITC का क्लेम कर सकते हो। एक्चुअल डेट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न कभी बच्चों गवर्नमेंट का सितंबर मंथ करता है। एवरी फॉलोइंग जो फाइनेंशियल ईयर बच्चों नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उसके सितंबर मंथ में यू हैव टू फाइल द GST रिटर्न्स। ये तो गवर्नमेंट का डेटा था, बट एक्चुअली आपने अगस्त में किया, अक्टूबर में किया, नवंबर में किया, जुलाई में किया, ठीक है। तो एक्चुअल डेट ऑफ फाइल रिटर्न, वो दोनों डेट में जो अर्लियर डेट रहेगा बच्चों, वो डेट पे आपको क्या करना है ITC का क्लेम करना है, ठीक। ये था बच्चों 12 पॉइंट था पूरा कंडीशन ऑफ ITC। क्या क्या था बच्चों, आई विल जस्ट रिपीट दैट। ITC के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, पहले तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट था रजिस्ट्रेशन। सेकेंड पॉइंट क्या था बच्चों, आप वो जो भी गुड्स खरीदते हो उसका प्रॉपर बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करना होना चाहिए बच्चों। यू हैव टू यूज़ और इन द फ्यूचर यू नीड टू यूज़ बच्चों, ओके। थर्ड पॉइंट क्या था बच्चों, रजिस्टर्ड फॉर द क्लेमिंग द ITC। उसके पास क्या होना चाहिए बच्चों, टैक्स का इनवाइस पेपर और चालान और बिल कुछ होना चाहिए बच्चों, डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू बी सबमिट, ओके। फोर्थ था बच्चों, ITC का क्लेम करने के लिए आपको गुड्स रिसीव करने चाहिए बच्चों। अगर आप जब तक गुड्स रिसीव नहीं करते हो तब तक आपको ITC का क्लेम नहीं मिलने वाला है, ओके। फिफ्थ बार 2 पॉइंट है बच्चों, अगर आप एजेंट के थ्रू भी गुड्स रिसीव कर रहे हो इट्स नॉट मैटर, यू विल गेट द क्लेम बच्चों। ऐसा कोई जरूरी नहीं बच्चों बीच में एजेंट से नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट डील करना है, नो, यू कैन डू द एजेंट एंड ब्रोकर के थ्रू। एंड देन द बच्चों उसके अंदर इफ द गुड्स आर डिलीवर, अगर आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे ले रहे हो, बिल एक ही बनाए हो बट इंस्टॉलमेंट बेसिस पे था बच्चों, तो आप जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट लास्ट लॉट नहीं मिलता है यू कांट क्लेम द ITC, ओके। देन क्या था, ITC कैन बी क्लेम बाय रिसीवर इफ द सप्लायर हैज टू पे द टैक्स। आपने जिससे खरीदा है बच्चों गुड्स, वो पर्सन क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने चाहिए, ओके। देन क्या, रिसिप्टेंट को GST का रिटर्न फाइल करना चाहिए बच्चों। एंड देन इफ द ITC कैन बी क्लेम बाय रिसिप्टेंट इफ द ही इज नॉट मेड द पेमेंट। अगर आप पेमेंट नहीं भी करते हो बच्चों तो भी आपको ITC का क्लेम मिलेगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है, आपको 180 डेज गवर्नमेंट देता है कि 180 डेज के विदिन यू हैव टू पे दैट। अगर आप 180 डेज में भी पेमेंट नहीं करते हो सप्लायर का, तो आपको फिर ITC का जो क्लेम मिला था वो रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ 18% इंटरेस्ट, राइट। इनके साथ कैपिटल गुड्स था बच्चों, तो कैपिटल गुड्स पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, लेकिन ओनली कॉस्ट अमाउंट रहेगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, तो ITC मिलेगा। अगर आपने GST के अमाउंट पे अगर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था तो फिर आपको ITC क्लेम नहीं मिलेगा, ओके। एंड देन द ITC कैन क्लेम इवन इन द इनपुट लाइन। आपने गुड्स खरीद के लाके गोदाम में स्टॉक के अंदर रखा है, चलेगा, यू कैन क्लेम गेट द क्लेम। ITC कैन नॉट बी क्लेम इन द आउटवर्ड डिवाइस क्या होता है एग्जम्प्टेड। अगर आपने जो सप्लाई किया आउटवर्ड बच्चों उसके ऊपर अगर एग्जम्प्टेड गुड्स है, एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आ रहा है तो आपको ITC नहीं मिलेगा, बट जीरो रेटेड की कैटेगरी में आ रहा है तो मेरे से मिलेगा, क्लेम मिलेगा। दोनों में क्या फर्क है बच्चों, गवर्नमेंट के बाय डेफिनेशन में दी ज़्यादा एग्जाम था ना, जब नेगेटिव लिस्ट एग्जम्प्टेड लिस्ट, तो अगर एग्जम्प्टेड की कैटेगरी में है तो आपको फिर ITC क्लेम नहीं मिलेगा। जीरो रेटेड की कैटेगरी में यू कैन गेट द क्लेम। और टाइम लिमिट क्या आता है बच्चों, गवर्नमेंट का जो ड्यू डेट है बच्चों फाइलिंग रिटर्न करने का भी सितंबर है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, और आपका जो एक्चुअल डेट रहेगा रिटर्न फाइल करने का, वो दोनों का जो अर्लियर डेट रहेगा वो डेट पे आपको ITC का क्लेम मिलेगा, ठीक है बच्चों। इतना रूल आप थोड़ा सा ध्यान पड़ना बच्चों, और ये मैंने अपनी तरफ से किया हूँ। 2-4 बच्चों से उम्मीद रहेगा कि आप लोग थोड़ा देख लोगे, और नहीं देखे हो तो भी तो चलेगा बच्चों, ओके।